अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्टडी अब। और आज हम पार्ट 2 कवर करेंगे चाइना ताइवान कॉन्फ्लिक्ट का। पार्ट 1 हमने कवर किया हुआ था जिसमें हमने 3068 से लेकर 1949 तक, जिसमें चाइना ताइवान एक ही कंट्री माने जाते थे, एक ही कंट्री का हिस्सा होते थे। तो वो सारा मैंने कवर किया हुआ कि कौन से डिफरेंसेस पैदा हुए, कैसे सेपरेशन हुई, कैसे ताइवान अलग हो गया, और कम्युनिज्म कैसे चाइना के अंदर फैला, माओ कहाँ से आ गया पावर में। और चाइना तो एक तरह से वो डायनेस्टिक रूल हुआ करता था, वहाँ पे मोनार्की होती थी। तो ये सारा एवोल्यूशन कैसे हुआ कि चाइना एक तरह से मोनार्की से रिपब्लिक बन गया, रिपब्लिक से फिर कम्युनिस्ट कंट्री बन गया। तो वो सारा उस वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। आपने वो वीडियो ज़रूर देखनी है ताकि आपको कॉन्टेक्स्ट समझ में आ जाए, फिर आपने यहाँ से कंटिन्यू करनी है। ये कंटेंट्स हैं उस वीडियो के, आपने वो जाके चेक करें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की आपको अपडेट्स मिलती रहें। आज के वीडियो में हम ये सारा कवर करेंगे 1949 से लेकर 79। ये दो फेजेस होंगे, फेज 3 और फेज 4। अच्छा, फेज 3 को 49 से लेकर 1970 तक की जो डेवलपमेंट्स थी चाइना के अंदर या दुनिया के अंदर, चाइना और ताइवान से रिलेटेड, वो डिस्कस करेंगे। देखिए, सवाल ये तो पैदा होता है कि अगर ताइवान अलग हो गया और चीन का शेख वहाँ पे अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करता है, तो जो चाइना मेन लेड चाइना का था, जहाँ पे कम्युनिस्ट चाइना मौजूद था, उसने इन्वेड क्यों नहीं किया और ताइवान को फिर से अपने कब्जे में क्यों नहीं लिया। तो देखिए, उसकी इकोनॉमिकली देखें तो उस वक्त चाइना बड़ा वीक था, तो उसके पास इतनी ताकत नहीं थी कि वो अपनी अभी फिर वहाँ पे वॉर कंटिन्यू करें। और पॉलिटिकली भी देखें तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नहीं आई थी, अभी एक तरह से क्राइसिस में थे। उसके बाद 1950s में कोरियन वॉर छिड़ जाती है। अब कोरियन वॉर जो है बिगिनिंग ऑफ कोल्ड वॉर इसे कहा जाता है, कि इस वॉर से असल जो कोल्ड वॉर थी वो शुरू हो गई थी। अब जिसको कोल्ड वॉर का नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि सेकंड वर्ल्ड वॉर जब खत्म होती है तो दुनिया के अंदर दो सुपर पावर्स बचती हैं। एक होता है यूएसएसआर, जिसे आज हम रशिया कहते हैं। उस वक्त वो ज़्यादा बड़ा था, ज़्यादा उसके पास और भी कंट्रीज हुआ करते थे, उसके अंदर उसे यूएसएसआर कलेक्टिवली कहा जाता था। और एक था रशिया, एक था यूएसए अमेरिका। तो उनमें दो तरह थी, उनमें पहले तो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस थे। जो यूएसएसआर था वो कम्युनिस्ट था, और जो यूएसए था वो कैपिटलिस्ट था। अब ये दो डिफरेंस मैं इसमें कवर नहीं करूंगा कि ये कब कम्युनिज्म क्या है, कैपिटलिज्म क्या है, ये कभी अलग से करेंगे। तो खैर, तो ये कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स चल रही थी उस वक्त। तो उसी दौरान कोरिया की जंग लग जाती है। कोरिया में तो चाइना नॉर्थ कोरिया को सपोर्ट करता है, और अमेरिका साउथ कोरिया होता है कैपिटलिस्ट, नॉर्थ कोरिया होता है कम्युनिस्ट। तो ये उसकी एक वजह थी कि चाइना ने क्यों इन्वेड नहीं किया ताइवान को, क्योंकि वो कोविड जो कोरियन वॉर थी उसमें एंगेज हो गया था। उसमें वो सारा अपना जो अपने एसेट्स थे, अपनी जो पावर थी, वहां पे पूरा फोकस कर रहा था। तो ये आपने समझ लिया। अब चलते हैं दूसरी पॉइंट के अंदर। तो ताइवान, जो आपने पता है कि यूएन जब 1945 में बना था तो उसमें चाइना को भी एक तरह से वीटो पावर वाला कंट्री बनाया गया था। P5 कंट्रीज में चाइना का भी नाम है, अभी तक चाइना उसमें मौजूद है। तो उस वक्त का जब चाइना था 49 से पहले, वो चाइना था जो कि चेन का शेक वाला चाइना है। मतलब चेन का शेक पहले ताइवान में नहीं था, वो चाइना में मौजूद था। तो उस वक्त की जो गवर्नमेंट थी वो केएमटी की थी। तो केएमटी वाला चाइना P5 कंट्रीज का मेंबर था, मतलब जो परमानेंट सीट थी वो केएमटी वाले चाइना को थी। तो यूएसए जो है 49 के बाद भी उसे ही रिकॉग्नाइज करता है, मतलब वो ताइवान को रिकॉग्नाइज करता है एज रियल चाइना। और ये आपने समझ ली बात। अब फिर आते हैं कि ताइवान वाज कंसिडर्ड एज परमानेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है। तो अब यूएसए जो है वो सपोर्ट करता है ताइवान को, उसे मिलिट्री एड भी दिया जाता है। और जो रशिया होता है वो करता है चाइना को सपोर्ट, वो भी उसे मिलिट्री एड देता है, उसको सपोर्ट करता है। कोरियन वार में उसकी बड़ी सपोर्ट की। तो ये सारा उसमें उसी दौरान फिर हम देखते हैं कि यूएसएसआर और चाइना के दरमियान रिश्ते बड़े एक तरह से जो उनके ताल्लुकात थे वो ख़राब हो जाते हैं। स्टालिन जब होता है तब तो वो अच्छे होते हैं, काफ़ी बढ़ रहे होते हैं रिश्ते, वो काफ़ी अच्छे ताल्लुकात बढ़ते हैं। उनको एक तरह से एड दिया जाता है, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसे दिए जाते हैं कि आप
मुल्क में अंदर कुछ करें, इसको स्टेबलाइज करें, आप हमारे दोस्त हैं। जब स्टालिन मर जाता है तो जो क्रोशेफ आते हैं, क्रोश्चेफ, इनका नाम मुझे रशियन एक तरह से बड़े मुश्किल प्रोनाउंस करने भी नहीं आते, तो वो आते हैं और वो एक तरह से डी स्टेलिनाइजेशन का एक प्रोसेस शुरू करते हैं। अब जो स्टालिन था उसकी जो पॉलिसीज थी, उसके जो उसने जो जो यूएसएसआर के अंदर किया इतने सारे सालों में, वो उसको चेंज करता है। कहता है कि वो ज़्यादा डिक्टेटरशिप थी, वो उसको रिफॉर्म करता है, उसमें रिफॉर्म्स लाता है। तो उस रिफॉर्म्स वाले प्रोसेस को कहा जाता है डी स्टेलिनाइजेशन ऑफ यूएसएसआर। थोड़ा उसको लिबरलाइज करता है, थोड़ा आसान कर देता है। तो इसी तरह से जब ये चीज़ें वो प्रेसिडेंट नया करता है तो चाइना और यूएसएसआर के अंदर डिफरेंसेस बढ़ जाते हैं। वो कहता है कि ये आप क्या कर रहे हैं, आपने तो वो सारा जो असल मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी थी आप उसे छोड़ के एक तरह से ट्रेटर बन रहे हैं, धोखा। उन्होंने एक तरह से फेज को ही दिया हुआ था कि आप ट्रेटर्स हैं आइडियोलॉजी के। तो एक तरह से यहाँ पे माओ और यूएसएसआर के दरमियान डिफरेंसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी, वो कह रहे थे कि यूएसएसआर मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी से डाइवर्ट हो रहा है, एक तरह से धोखा कर रहा है। तो ये पहले तो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस बढ़ जाते हैं इसी दौरान। फिर 60s में, अच्छा ये 60s में हुआ था जिसको कहा जाता है साइनो सोवियत स्प्लिट। ठीक है, तो ये आपने ये समझ के रखना है कि माओ जो चाइना का लीडर था उसके और यूएसएसआर के दरमियान स्प्लिट आइडियोलॉजिकल था। और स्टालिन तक ये सारा कुछ अच्छा था, स्टालिन के बनने के बाद ये सारा होता है। इवन 1969 के अंदर सोवियत जो है साइनो वॉर्स भी होती हैं, मतलब चाइना और सोवियत रशिया के दरमियान बॉर्डर तरह से कॉन्फ्लिक्ट होता है, बॉर्डर टेंशन बढ़ जाती है, वहां पे थोड़ी जंग होती है ब्रीफ। अब ये सारी सूरत हाल हो रही है, यूएसए देख रहा है कि चाइना और जो यूएसएसआर है वो आपस में लड़ रहे हैं, दोनों कम्युनिस्ट कंट्रीज हैं। और सबसे ज्यादा जब कम्युनिस्ट कंट्री चाइना कम्युनिस्ट कंट्री बन गया था तो सबसे ज्यादा खौफ यूएसए को था। तो अब उसने भी अपनी अटेंशन फेरी और चेंज कर दिया, थोड़ा अपनी फॉरेन पॉलिसी को थोड़ा चेंज किया। और यहाँ पे रशिया के साथ भी अच्छी कोऑपरेशन की। देतांत पीरियड आपने सुना होगा कि 67 से लेकर 79 तक एक देतांत पीरियड होता है जिसमें यूएसए और यूएसएसआर के दरमियान जो रिलेशंस होते हैं वो अच्छे बन जाते हैं, कोऑपरेशन करते हैं, एक दूसरे के साथ ट्रेड बढ़ाते हैं। इसे कहा जाता है पीरियड ऑफ ईज, बस सुकून का पीरियड, आसान एक तरह से सुकून होता है उसमें दरमियान। वो जो आर्म्स रेस होती है उसको एक तरह से हल्का कर दिया जाता है, वो बिल्कुल आर्म्स बहुत कम बनाते हैं, मतलब एक दूसरे से एक तरह से कोऑपरेट करते हैं। तो ये एक तरह से रशिया के साथ भी उसके रिलेशंस यूएसए के थोड़े बढ़ रहे थे अच्छे अच्छे। तो 71 के अंदर यूएसए ने चाइना को रिकॉग्नाइज कर दिया एज द ओनली चाइना इन यूएनएससी। तो सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर चाइना को 71 में जाके रिकॉग्नाइज किया जाता है कि आप असल चाइना हैं, ताइवान नहीं। तो पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना वाज रिकॉग्नाइज्ड एज द परमानेंट मेंबर ऑफ यूएनएससी ऑन 5th ऑगस्ट 1971। तो 49 में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना फॉर्म हुआ था और 71 में जाके उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है। और इसमें सबसे ये हेनरी किसिंजर का आपने नाम सुना होगा, उसकी डिप्लोमेसी थी, ये बड़ी डिप्लोमेटिक सक्सेस थी उसकी। और उसके बाद पहले जो यूएसए के प्रेसिडेंट थे वो थे निक्सन। प्रेसिडेंट निक्सन 1972 में विजिट करते हैं चाइना का, तो एक तरह से बड़े उनके अच्छे ताल्लुकात बन जाते हैं, ट्रेड शुरू हो जाता है, म्यूचुअल कोऑपरेशन शुरू हो जाती है। तो ये सब हो रहा होता है और ताइवान देख रहा होता है कि ये क्या हो रहा है। तो ताइवान तो अकेला हो गया, पहले उसके साथ चाइना रशिया यूएसएसआर था, यूएसए था। तो अब तो एक तरह से यूएस भी चाइना की तरफ हो गया, इवन परमानेंट सीट जाके चाइना को दे दी। इवन 79 के अंदर हम देखते हैं कि यूएस अपनी एम्बेसी जो है वो ताइपी से जो ताइवान का कैपिटल है वहां से शिफ्ट करके बेजिंग शिफ्ट कर देता है। यहाँ से शुरू होता है कि यूएस ने रिकॉग्नाइज कर दिया चाइना को एज द ओनली चाइना। सो यूएस हैज रिकॉग्नाइज्ड चाइना, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना जो कम्युनिस्ट चाइना था, एज द ओनली चाइना इन द वर्ल्ड। तो आगे की स्टोरी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। चैनल पर नए आए हुए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।